So now let's come to the important legislation and bills, and the first topic in this is Nari Shakti Vandhan Constitution 106th Amendment Act 2023। तो आप मुझे 100 अमेंडमेंट से आप मुझे 105th अमेंडमेंट तक बताएंगे कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट ने किए हैं और किससे रिलेटेड किए हैं। तो 100th अमेंडमेंट किसके लिए था, 101 अमेंडमेंट किसके लिए था, 102 किसके लिए था, 3 किसके लिए था, 4 किसके लिए था, 5 किसके लिए था। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ये बहुत अच्छे से PT 365 जो पिछली बार आई थी उसमें मैंने पढ़ाया है। तो ये सारे अमेंडमेंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। तो रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास किया है कॉन्स्टिट्यूशन में 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि जितने भी लोकसभा स्टेट असेंबलीज़ हैं एंड असेंबली जो है हमारे दिल्ली की, वहाँ पे 1/3 रिजर्वेशन जो है वो विमेंस को मिलना चाहिए। अब विमेंस की अगर बात करें तो विमेंस ऑलरेडी हमेशा से रिजर्व्ड कैटेगरी थी, हमेशा उनको दिया जाता था 30% रिजर्वेशन, या स्टेट जो है स्टेट्स में डिफ़र करता है कि कितना रिजर्वेशन वो अपने विमेंस को स्टेट असेंबलीज और या फिर पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस में दे रहे हैं। ओके, सो कम टू द यस, तो वेयर वी आर, हाँ, सो वुमेन्स हमेशा से रिजर्व कैटेगरी थी। स्टेट्स जो है अलग अलग रिजर्वेशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू द की प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो आर्टिकल्स कौन कौन से अमेंड हुआ, ऑब्वियसली 6th मतलब अमेंडमेंट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। सो आर्टिकल्स भी हमारे जो हैं वो कहीं ना कहीं अमेंड हुए होंगे। तो जो हमारा दिल्ली का आर्टिकल है दैट इज़ 239A, ठीक है। आपको पता है 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू दिल्ली को वो किया गया था, UT बनाया गया था और उसमें 239A आर्टिकल जोड़ा गया था। तो आर्टिकल्स जो अमेंड किए गए हैं, तो पहला आर्टिकल है 239AA, जहाँ पे रिजर्वेशन जो है 1/3 सीट्स जो है विमेन की रिजर्व करेंगे दिल्ली असेंबली में। आर्टिकल जो इंसर्ट किए गए हैं, पहला है आर्टिकल 330A, जो कि हमारे लोकसभा में 1/3 सीट्स जो है विमेन की रिजर्व करेंगे, और आर्टिकल 332A जो कि स्टेट असेंबलीज़ में हमारा विमेन की सीट 1/3 जो सीट्स है वो रिजर्व करेंगे। और इसमें ये बोला गया कि जितने भी विमेंस हैं रिजर्व कैटेगरी की, फॉर एग्जांपल SC एंड ST की, उनको भी रिजर्वेशन 1/3 प्रोवाइड किया जाएगा अंडर आर्टिकल 330 एंड 332। फिर आते हैं आर्टिकल 334A इंसर्ट किया, जहाँ पे बोला गया कि जितने भी प्रोविजंस हैं इस एक्ट के डिलिमिटेशन के बाद ही आएंगे आफ्टर द फर्स्ट सेंसस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो जितने भी डिलिमिटेशन मतलब होता है कि जितनी भी बाउंड्री सेटअप करते हैं, डिलिमिटेशन कमिटी सेटअप होती है जब हमारी लोकसभा के इलेक्शन होने वाले रहते हैं कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका एरिया वगैरह देखें। सो दिस इज ऑल अबाउट डिलिमिटेशन। अब सनसेट क्लॉज इसमें जोड़ा गया है कि रिजर्वेशन जो है सीट्स का विमेन के लिए वो आफ्टर द एक्सपायरेशन मतलब 15 ईयर्स के बाद ही आप ख़त्म कर सकते हैं, और ये पार्लियामेंट जो है लॉ के द्वारा जो है उसको बढ़ा भी सकती है। पीरियोडिक रोटेशन होगा सीट्स का, जो भी विमेन के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं आफ्टर द सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन। और एक्ट जो है वो किसी भी रिप्रेजेंटेशन जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज और स्टेट लोकसभा के एग्जिस्टिंग जो रिजर्वेशन है रिप्रेजेंटेशन है उनको अफेक्ट नहीं करेगा अंटिल देयर डिसोल्यूशन। अभी रिसेंटली अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2023 एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 2023 एनैक्ट किया है पार्लियामेंट ने, और उन्होंने रिजर्व किया है कि 33% जो सीट्स है विमेन के लिए वो जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी असेंबली में दिया जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा जम्मू एंड कश्मीर एंड रिजर्वेशन ऑफ विमेन। रिजर्वेशन ऑफ विमेन आपको इतना याद रखना है कि रिजर्वेशन ऑफ वुमेन जो है 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है गवर्नमेंट ने। अब अर्लियर अटेम्प्ट्स अगर बात करें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट विमेंस के लिए, तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि हमारा पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड है, वहाँ पे रिजर्वेशन विमेन को दिया जाता है। 1996 में 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया जो कि इंट्रोड्यूस किया कि 1/3 सीट्स जो है हमारी विमेन की लोकसभा और असेंबलीज में होनी चाहिए। फिर 1998, 1999 में सिमिलर अटेम्प्ट्स किए गए, पर 2008 में लास्ट अटेम्प्ट किया गया जो कि 2008 में किया गया, जब बिल जो है वो पास किया गया कि विमेन का रिजर्वेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करिए और राज्यसभा में पास करिए, बट बिल जो है लैप्स हो गया, तो जिसके कारण विमेंस को नहीं मिलता था। पर म्यूनसिपैलिटीज़ और हमारे जो पंचायत है वहाँ पे विमेन की सीट्स रिजर्व होती थी, बट अभी गवर्नमेंट ने बोला है, अभी पार्लियामेंट ने पास किया 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसमें विमेंस की भी सीट जो है लोकसभा स्टेट असेंबलीज और दिल्ली जो है वहाँ पे रिजर्व की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2023। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अगर बात करें तो सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें, ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स एक साथ आते हैं और एक कॉमन गोल
की तरफ जाके रुकते हैं कि हमको हमारे ये गोल है, हमको उसको अचीव करना है, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल का जिनका कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म करते हैं। अब कोऑपरेटिव जो है वो हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। सब्जेक्ट जो है कोऑपरेटिव्स का जनरली स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट देखती है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली स्टेट सब्जेक्ट है। और महाराष्ट्र के पास अगर बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कोऑपरेटिव्स हैं 663, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस की देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द न्यूज़। तो 7th शेड्यूल अगर बात करें तो कोऑपरेटिव्स हमारा 8th मतलब स्टेट लिस्ट में आता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी जो है स्टेट को बोला है कि हमको वॉलेंट्री जो फॉर्मेशन है, ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल जो है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है कोऑपरेटिव का सोसाइटीज़ का करना है। फिर आर्टिकल 43B आता है DPSP, जो कि 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया कि हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हमारा ये राइट है कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म करें। और ठीक है, फिर पार्ट 9B में कोऑपरेटिव्स जोड़ा गया। इट डील्स विद इनकॉर्पोरेशन, टर्म्स ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड एंड ऑफिस वेयरर्स एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आर्टिकल 243ZH टू आर्टिकल 243ZT तक। फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 का पास किया गया, जहाँ पे बोला गया कि रजिस्ट्रेशन जो है सोसाइटीज़ का जो अगर एक से ज़्यादा स्टेट में हैं आ रही हैं तो उनका भी हमको सोसाइटीज़ को रजिस्टर करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द अभी क्या क्या चेंजेस जो हमारा एक्ट पास हुआ है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी असेंट दे दिया है कि वो जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमेंडमेंट बिल जो है वो एक्ट बन गया है कि जितनी भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको हम अमेंड करेंगे 2002 का। ठीक है, की फीचर्स जो पहले अब जो 2002 का एक्ट था हम उसमें देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट का 2002 का, कि हमको लॉ को कंसोलिडेट करना है। जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक से ज़्यादा स्टेट में आ रही हैं तो उनका इंटरेस्ट देखना है, उनको कंसोलिडेट करना है, फैसिलिटेट करना है कि वॉलेंट्री फॉर्मेशन हो, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हो उनकी, और सेल्फ हेल्प हो और म्यूचुअल एड हो। अदर डेवलपमेंट्स की बात करें तो कैबिनेट ने अप्रूव की 3 नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी एंड नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी। नेक्स्ट अगर बात करें की फीचर्स की, तो हमने सबसे पहले इस एक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट किए। तो पहला हमने कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी सेटअप की है। कॉपरेशन क्या सेटअप की है? कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, जिसमें एक चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे, अप टू 3 मेंबर्स होंगे जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अब जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हम मर्ज कर रहे हैं या एमलगेमेट कर रहे हैं तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो मर्ज होंगी इनटू एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। याद रखिएगा, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हम एमलगेट कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं उसको हम मर्ज सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अलाउ करते हैं कि वो मर्ज करें इनटू एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। अब कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड बनाया गया है ये, जो कि हमारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हमारी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है उनको देखेंगी, उनको फंड प्रोवाइड करेंगी। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन रिडेम्पशन ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, कोई भी शेयर्स जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास है वो रिडीम नहीं किया जाएगा विदाउट द शेयर होल्डर अप्रूवल। तो जितने भी शेयर होल्डर, मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में हमारे 5 शेयर होल्डर्स हैं तो उन 5 की आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी जब अगर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई शेयर ले रहे हैं तो। ठीक है, फिर आते हैं रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 1 और मोर कोऑपरेटिंग ओम्बड्समैन अपॉइंट करेंगे विद इन अ टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, और अपील इनके अगेंस्ट जो अपील होगी वो लाई होगी सेंट्रल रजिस्टर में। फिर कंपोजिशन क्या होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में? तो जितने भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनमें 21 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 1 शेड्यूल कास्ट एंड 1 शेड्यूल ट्राइब मेंबर होना चाहिए और 2 विमेन मेंबर्स भी होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। नेक्स्ट कम टू द सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेसिडेंट ने अभी इसको भी असेंट दिया है तो ये एक्ट बन गया है। मोर अबाउट न्यूज़ की अगर बात करें तो इन्होंने सिनेमेटोग्राफिक एक्ट जो था 1952 का उसको अमेंड किया है और अनैक्ट किया और प्रोविज़न बनाया कि जितने भी सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स हैं उनको सर्टिफाई करना है फॉर एग्जीबिशन एंड उनका जो एग्जीबिशन है उसको रेगुलेट करना है यूजिंग सिनेमेटोग्राफ्स। अब एक्ट जो है आपको पता है जितने भी हमारी मूवीज़ आती हैं वो पास होती हैं, पहले जो हमारी
सर्टिफिकेशन बोर्ड है वो हमारी पास करती है, तब जाके पब्लिक को देखना पड़ता है। और उसमें वो बताती भी है कि एडल्ट्स देख सकते हैं या फिर चिल्ड्रंस बस देख सकते हैं, चिल्ड्रन जो है अपने माँ बाप सिर्फ यंगस्टर्स देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी सिनेमेटोग्राफ जो सर्टिफिकेशन देती है, सर्टिफिकेशन बॉडी है, वो हमको बताती है। तो अभी जो है इस एक्ट के थ्रू एक बॉडी इस्टेब्लिश की गई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो कि हमारी फिल्म को एग्जीबिशंस के लिए सर्टिफाई करेगी। अब व्हाट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये देखिए, ये रेगुलेट करेगी पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म अंडर द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती है। गुड और हेल्दी एंटरटेनमेंट को प्रमोट करेगी। ऑब्वियसली कंपोजिशन अगर बात करें तो इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे और एक चेयरमैन होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और 9 इनके रीजनल ऑफिसेस हैं जो कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रपुरम, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कटक एंड गुवाहाटी में है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन स्टेब्लिश किया है एक बॉडी। अब ये सर्टिफिकेशन जो है वो मॉडिफाई भी हो सकते हैं, डिलीट भी हो सकते हैं, और बोर्ड जो है रिफ्यूज़ भी कर सकती है कि एग्जीबिशन जो है इस फिल्म का आप नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो सबसे पहले एज बेस्ड सर्टिफिकेशन क्या है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता। तो एज बेस्ड सर्टिफिकेशन किया है, और एक्ट ने 3 एज बेस्ड सर्टिफिकेशन इंक्लूड किया है अंडर यूए कैटेगरी, यूए 7+, यूए 13+, यूए 16+। तो 7+ कौन देख सकता है, 13+ बच्चे देख सकते हैं, 16+ बच्चे देख सकते हैं। अब कैटेगरी की बात करें, यू मतलब यूनिवर्सल और किसी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यूए की बात करें तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन, बट पेरेंटल की जो पेरेंट्स हैं और गार्जियन है उनकी परमिशन के थ्रू। एक ए मतलब होता है ओनली फॉर एडल्ट्स, एस मतलब होती है ओनली टू द मेंबर्स जो स्पेशल प्रोफेशन और क्लास ऑफ पर्सन है उनके लिए। अब एज बेस्ड मार्कर जो है वो पेरेंट्स और गार्जियन के लिए दिया गया है कि वो अपने बच्चे को ये मूवी दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। दीज आर ओनली रिकमेंडेटरी। ठीक, रिकमेंडेटरी है, ये पूरी तरह मतलब ये नहीं है कि आपको फॉलो ही करना है, ये रिकमेंडेटरी है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को करना चाहते, दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। सेकंड अगर बात करें, सेपरेट सर्टिफिकेशन बोला है टेलीविजन एंड अदर मीडिया के लिए। फॉर एग्जांपल फिल्म्स जो ए और एस कैटेगरी में सर्टिफिकेट में आती हैं, जैसे कि ए जो है ओनली फॉर एडल्ट्स एंड एस ओनली फॉर मेंबर्स ऑफ एनी प्रोफेशनल एंड क्लास ऑफ पर्सन, उनके लिए विल रिक्वायर अ सेपरेट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फॉर एग्जीबिशन ऑन द टेलीविजन और एनी अदर मीडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्टिफिकेट्स वैलिडिटी की बात करें तो सर्टिफिकेट्स जो है परपीचुअली वैलिड होगी एज अपोज टू द प्रेजेंट वैलिडिटी ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स अभी जो प्रेजेंट वैलिडिटी है 10 ईयर्स की, वो जो है 10 साल तक नहीं, अब सर्टिफिकेट जो है परपीचुअली वैलिड होंगे। अब रिवीजन पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एक्ट ने अभी सेक्शन 6 क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट जो है सुप्रीम उसको ओमिट किया है, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस KM शंकरप्पा केस 2000 में दिया था, जो कि बोलता था कि सेंटर जो है अपनी रिविजनल पावर्स जो है एक्सरसाइज नहीं करेगी ऑन फिल्म्स, जो कि ऑलरेडी सर्टिफाई कर दिया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने। ठीक है, तो जितनी भी फिल्म्स हैं अगर CBFC ने सर्टिफाई कर दिया है तो सेंटर जो है अपनी रिविजनल पावर्स एक्सरसाइज नहीं करेगी। बट अभी इन्होंने इस जो सेक्शन को है इसको हटा दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिविजनल पावर्स हैं। फिर मेक्स फिल्म पायरेसी अ पनिशेबल ऑफेंस, तो जो भी ये जो एक्ट है, जो भी अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग है, अनऑथराइज्ड एग्जीबिशन कर रहे हो फिल्म का, उसके लिए आपको पनिशेबल ऑफेंस मिलेगा अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957। पेनल्टी की बात करें तो कैटेगरीज जो है पायरेसी जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस बोला है, और इसमें पेनल्टीज जो है 3 इयर्स की होंगी इन द प्रिजन एंड 5% ऑफ द फिल्म प्रोडक्शन कॉस्ट और बोथ। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 को अमेंड करके सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023 लाया गया और प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया है। नेक्स्ट आते हैं OTT रेगुलेशंस इन इंडिया। आपको पता है OTT प्लेटफॉर्म्स अभी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स हो गए, अमेज़न प्राइम हो गया, डिज़नी हॉटस्टार हो गया। तो दीज आर द थिंग्स जो हमारे इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है इनका। तो रिसेंटली डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि हमको प्यूनिटिव एक्शन लेना है OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स को इन्वोक कर रहे हैं। ठीक है, तो OTT मतलब ओवर द टॉप। ठीक है, तो व्हाट इज़ OTT?
इसका मतलब होता है व्यूअर एक्सेस जो है मूवीज़, टीवी शोज़ और अदर मीडिया का डायरेक्टली आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, सैटेलाइट और केबल कुछ भी नहीं जुड़ा है। तो इन इंडिया रेगुलेटरी पैलेंस OTT प्लेटफॉर्म जो है वो पब्लिशर्स ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट कहलाता है, ठीक है। तो पब्लिशर्स ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट। अब आते हैं व्हाट इज़ डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये सेटअप हुई थी अंडर द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2021 में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती है। मैंडेट, इट इज़ एन ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड इंडिपेंडेंट और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर के लिए, जो भी ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उनके लिए। एम इसका है कि हमको जो हमारे जो कंप्लेंट्स हैं जो भी कंटेंट से रिलेटेड जो हो रही हैं उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाना है, उसको रिड्रेस करना है विदाउट एन एडहॉक इंटरवेंशन, और एडहेयर्स टू IT रूल्स 2021, जो IT रूल्स है 2021 को उसको एडहेयर करना है, एंड सच अदर एग्जिस्टिंग न्यू स्टैट्यूज एंड रूल्स रिलेटिंग टू पब्लिशिंग ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट। अब व्हाट इज द करंट मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं। तो एग्जिस्टिंग लॉज की अगर बात करें तो सर्टेन लॉज जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंडियन पीनल कोड 1860, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक्ट 1986, उन्होंने बोला एप्लीकेबल किया कि जितने भी हमारे कंटेंट जनरेटेड OTT प्लेटफॉर्म है इन पे ये रूल्स जो है लागू होंगे। फिर टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021 अंडर सेक्शन 87 क्लॉज 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं जो OTT प्लेटफॉर्म पे लागू होते हैं। फॉर एग्जांपल रूल्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने दिया है कि जो भी टास्क जो है कंटेंट का OTT प्लेटफॉर्म का उसको रेगुलेट करना है। फिर कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑनलाइन न्यूज़ और OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया, तो कोड ऑफ एथिक्स प्रिस्क्राइब किया है कि जितनी भी कोड ऑफ एथिक्स हैं वो OTT प्लेटफॉर्म को फॉलो करनी पड़ेगी, ऑनलाइन न्यूज़ को और डिजिटल मीडिया एंटिटीज़ को। फिर सेल्फ क्लासिफिकेशन है कंटेंट का कि OTT प्लेटफॉर्म जो है वो खुद जो है क्लासीफाई करें 5 एज बेस्ड कैटेगरीज में, यूनिवर्सल, +7, +13, +16 एंड एडल्ट। फिर पेरेंटल लॉक्स की अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म जो है ये भी बोला है कि हमारे पेरेंटल लॉक्स जो हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करिए फॉर कंटेंट क्लासिफाइड एज अंडर एज 13+ और हायर एंड रिलायबल एज वेरिफिकेशन। फिर को रेगुलेशन अप्रोच की अगर बात करें तो इंडिया ने अप्रोच की है टू OTT रेगुलेशन और उनको टर्म दिया है एज अ लाइट टच को रेगुलेशन मॉडल, जहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन जो है वो इंडस्ट्री लेवल पे किया जाएगा और फाइनल ओवरसाइट मैकेनिज्म जो है वो मिनिस्ट्री लेवल पे किया जाएगा। तो पहले आप सेल्फ रेगुलेट करेंगे, उसके बाद हमारी मिनिस्ट्री लेवल पे भी रेगुलेशन होगा। अब सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स फिल्म रूल्स जो है, इस रूल्स के अंदर जितने भी OTT प्लेटफॉर्म हैं उनको स्टैटिक मैसेज नीचे दिखाना पड़ेगा और ऑडियो विजुअल डिस्क्लेमर्स दिखाने पड़ेंगे इल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको यूज। फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई चीज़ देखते हैं OTT प्लेटफॉर्म में तो नीचे आता है कि ये जो है मूवीज़ के लिए दिखाया जा रहा है, इसके ये जो है हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको दिखाई जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट OTT रेगुलेशंस इन इंडिया। नेक्स्ट आते हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली असेंट दिया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को। वो हर बार हम पढ़ते हैं और हर बार हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट असेंट नहीं दे पा रहे, पर इस बार ये एक्ट बन चुका है। अब ये जो है राइट टू प्राइवेसी जो केस आया था जस्टिस पुट्टुस्वामी का, KS पुट्टुस्वामी का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2018 में, और राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट के में जोड़ा गया था अंडर आर्टिकल 21। सो इसीलिए ये जो है इसी के लिए जो है ये एक्ट लाया गया और जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी जो है इनसे रिलेटेड है, इन्होंने ही इनिशियल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का। अब व्हाट इज़ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023? ये इसका एम क्या है? ऑब्वियसली जो भी हमारा पर्सनल डेटा है और जो भी हमारे इंडिविजुअल्स का राइट है कि आप अपने पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करें, उनको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया। ये प्रोटेक्ट करेंगे डिजिटल पर्सनल डेटा बाय प्रोवाइडिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फ्यूडिशरीज। अब इसमें 3 लोग आते हैं, डेटा फ्यूडिशरीज, एंड 2 लोग आते हैं, डेटा फ्यूडिशरीज एंड डेटा प्रिंसिपल्स। डेटा प्रिंसिपल्स वो होते हैं जिनका डेटा आप कैप्चर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरा डेटा आप कैप्चर कर रहे हो तो मैं डेटा प्रिंसिपल्स होंगी, और डेटा फ्यूडिशरीज वो होते हैं जो डेटा कैप्चर करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा डेटा अगर कोई कैप्चर कर रहा है तो जो कोई होगा दैट इज डेटा फ्यूडिशरीज। तो डेटा फ्यूडिशरीज कौन होंगे? द पर्सन, कंपनी एंड गवर्नमेंट एंटिटीज हु प्रोसेस डेटा फॉर डेटा प्रोसेसिंग। और जो डेटा प्रिंसिपल्स होंगे वो डेटा प्रिंसिपल्स कौन होंगे? जिनका डेटा आप कैप्चर कर रहे हो। अब फाइनेंशियल पेनल्टीज दी हैं कि अगर आपका डेटा जो है ब्रीच हो रहा है
ऑफ राइट ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन। अब व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। तो प्रोसेसिंग जो है डिजिटल पर्सनल डेटा का, वो इंडिया में डिजिटल फॉर्म में हो या नॉन डिजिटल फॉर्म में हो और डिजिटलाइज सब्सिक्वेंटली हो, ठीक है, तो इनमें एप्लीकेबल होगा। प्रोसेसिंग जो है पर्सनल डेटा का अगर आउटसाइड इंडिया हो रहा है तब कैप्चर किया जाएगा जब गुड्स और सर्विसेज जो है इंडिया में सोल्ड हो रही हैं, ऑफर हो रही हो, तो वो भी डेटा जो है उस पर भी ये एक्ट लागू होगा। अब ये किस पे लागू नहीं होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस पे नहीं होगा? पर्सनल डेटा जो किसी पर्सनल पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो, पर्सनल डेटा जो कि पब्लिकली अवेलेबल है बाय द डेटा प्रिंसिपल टू हुम सच डेटा रिलेट्स, और एनी अदर पर्सन जो कि लीगल ऑब्लिगेशंस के अंदर है कि अपना पर्सनल डेटा आपको पब्लिकली अवेलेबल करना पड़ेगा। तो इन लोगों पे जो है एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तो किन लोगों पे नहीं होगी? 2 लोगों पे। पहला चीज कि आपने अगर पर्सनल पर्पस के लिए कोई डेटा प्रोसेस किया है तो उनके ऊपर, पर्सनल डेटा अगर पब्लिकली अवेलेबल है उनके ऊपर, डेटा प्रिंसिपल जो अपना पर्सनल डेटा खुद निकाल रहे हैं बाहर तो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, और एनी पर्सन जो लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर है कि अपना डेटा को आपको पर्सनल पब्लिकली अवेलेबल करना पड़ेगा, तो उन पे एप्लीकेबिलिटी इस लॉ की नहीं होगी। नेक्स्ट अगर बात करें कंसेंट की, तो पर्सनल डेटा तभी प्रोसेस किया जाएगा ओनली फॉर द लॉफुल पर्पसेस के लिए आप प्रोसेस कर सकते हो आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द डेटा प्रिंसिपल। जिसका डेटा आप ले रहे हो उसकी कंसेंट के बिना आप डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते हो। बट एक एग्जेम्पशन है, कंसेंट एक केस में रिक्वायर्ड नहीं है, जब हमारी गवर्नमेंट की सर्विसेज के कारण बेनिफिट्स के लिए और मेडिकल इमरजेंसी के लिए जो है कंसेंट रिक्वायर नहीं है। बिना कंसेंट के भी आप पर्सनल डेटा ले सकते हो। फॉर अ चाइल्ड अगर बात करें तो कंसेंट जो है पेरेंट का कंसेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये एक्ट जो है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करेगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये हमारी उन जो पेनल्टीज हैं उनको इम्पोज करेंगे, डेटा फ्यूडिशरीज को डायरेक्ट करेंगे कि वो नेसेसरी मेजर्स ले, और ग्रीवेंस जो है, जो भी अफेक्टेड पर्सन है जिनका डेटा जो हम ले रहे हैं, तो उनको जो है उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको देखेंगे। बोर्ड के मेंबर जो है 2 साल के लिए अपॉइंट होंगे और एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए। अपील जो है इनके अगेंस्ट कहाँ पे लाई होगी? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपिलिएट ट्राइब्यूनल में। तो याद रखिएगा कहाँ पे लाई होगी? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपिलिएट ट्राइब्यूनल में। अब राइट्स एंड ड्यूटीज़ अगर बात करें डेटा प्रिंसिपल की, तो डेटा प्रिंसिपल के पास राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल कर सकते हैं, और नॉमिनेट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को कि आप जो है इसका डेटा, इसके राइट्स को एक्सरसाइज करिए इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी। अब डेटा प्रिंसिपल्स जो है उनको रजिस्टर करने फॉल्स और फ्रिवलेस कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर सकते, और फर्निश एनी फॉल्स पर्टिकुलर्स। वायलेशन अगर ड्यूटी का कर रहे हैं तो आपको जो है पनिशेबल ऑफेंस है और पेनल्टी आपको 10,000 तक देनी पड़ेगी। फिर आते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फ्यूडिशरीज। जो हमारे डेटा कलेक्ट करते हैं उनके लिए क्या ऑब्लिगेशन है? तो उनके लिए ऑब्लिगेशन है कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है, डेटा को कंप्लीट करना है, रीजनेबल सिक्योरिटी और सेफगार्ड प्रोवाइड करना है कि डेटा ब्रीच ना हो, इन्फॉर्म करना है DPBI को, और इरेज करना है पर्सनल डेटा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, अगर आपने पर्पस पूरा कर लिया हो, और रिटेंशन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर लीगल पर्पसेस। फिर सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरीज आते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी डेटा फ्यूडिशरीज में से एक सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरी बना सकती है बेस्ड ऑन द फैक्टर्स सच एज वॉल्यूम और सेंसिटिविटी। अगर पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए, रिस्क अगर जो हमारे डेटा प्रिंसिपल है उनके राइट्स का है, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, रिस्क टू इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड पब्लिक ऑर्डर। अब जो हमारे सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरीज हैं उनके पास सर्टेन एडिशनल ऑब्लिगेशन होंगे, इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर एंड अंडरटेकिंग इम्पैक्ट असेसमेंट। अब एग्जेम्पशंस की अगर बात करें तो राइट ऑफ द डेटा प्रिंसिपल एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फ्यूडिशरीज जो है वो किस केसेस में अप्लाई नहीं होगा? फॉर नोटिफाइड एजेंसीज जो हमारी सिक्योरिटी सॉवरेनिटी के लिए वर्क कर रही हैं, रिसर्च आर्काइविंग स्टैटिस्टिकल पर्पसेस, फॉर स्टार्टअप्स एंड अदर नोटिफाइड कैटेगरीज, to enforce legal rights or claims, prevention and investigation of offences, to perform judicial and regulatory function, and to process in India's personal data of non-resident। तो इन सब पे जो है ये अप्लाई नहीं होगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी सर्टेन एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट कर सकती कि जो राइट्स है डेटा प्रिंसिपल और डेटा फ्यूडिशरीज का इन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर आते हैं प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ चिल्ड्रन। तो वाइल प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ चिल्ड्रन, डेटा फ्यूडिशरी जो है उनको
ये पावर नहीं है कि वो डेटा को प्रोसेस करे जो हमारे वेलबींग है चाइल्ड का उसको इफेक्ट करे, और ट्रैकिंग, बिहेवियरल मॉनिटरिंग एंड टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग, तो ये सारी चीज़ें डेटा फिड्यूशरी नहीं कर सकते। अब क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र की बात करें तो बिल जो है अलाउ करता है कि पर्सनल डेटा जो है आउटसाइड इंडिया आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक्सेप्ट जो कंट्रीज़ हमारी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट की है वहाँ पर आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अदरवाइज जो कंट्रीज़ हैं उनमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट पेनल्टीज़ की बात करें तो एक्ट जो है पेनलाइज करता है अप टू 200 करोड़ फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ obligation for children and 250 crore for failure of security measures. Okay, so this is all about the personal data protection bill. बहुत ही वास्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। नेक्स्ट आते हैं डिजिटल सर्विस एक्ट। तो यूरोपियन यूनियन ने अभी कंफर्म किया है नेम जो है 19 प्लेटफॉर्म्स का जो कि सब्जेक्ट उनके कंटेंट रूल्स के अंदर आएंगी अंडर डिजिटल सर्विस एक्ट। अब डिजिटल सर्विस एक्ट की बात करें, ये एक फर्स्ट काइंड का रेगुलेटरी टूल बॉक्स है, ग्लोबली ये यूज़ किया जाता है और रेगुलेटरी अप्रोच निकालता है फॉर ऑनलाइन इंटरमीडियरीज। इन 2020 अगर बात करें तो डीएसए जो है डिजिटल मार्केट एक्ट्स के साथ मिल के एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाए कि जितने भी डिजिटल स्पेस है उनको फेयर करे, सेफर करे। अब डिजिटल सर्विस जो डिजिटल सर्विस हमारे एक्ट है वो कहीं ना ये अफेक्ट करता है गेट कीपर्स जो प्लेटफॉर्म से लाइक गूगल, अमेजॉन और मेटा, और कवर करता है कि यूज़र का कंटेंट जो है वो हमारा यूज़र के कंटेंट को कवर करता है बिफोर प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट। अब व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन यूडीएसए एंड इंडियाज़ आईटी रूल्स? तो की प्रोविजंस की अगर बात करें तो इंडिया का आईटी रूल्स जो है वो अप्लाई होता है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हमारे इंडिया में ऑपरेट हो रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्री। और ईयू का डीएसए जो है ये भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से होता है, बट यहाँ पे जो इंडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे ज़्यादा वाइडर रेंज में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज ऑपरेटिंग इन ईयू, यूरोपियन यूनियन एटसेट्रा। ठीक है। अब कंटेंट मॉडरेशन की बात करें तो रूल्स जो है रिक्वायर है कि जितने भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो सोशल मीडिया के मतलब फॉर एग्जांपल मैं हूँ और तुम हो, उनके बीच में जो इंटरमीडियरी काम कर रहे हैं उन पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे बोला कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो है वो अपॉइंट करेंगे ग्रीवेंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर, इस्टेब्लिश करेंगे मैकेनिज्म जो भी कंप्लेंट्स आ रही है, यूजर्स जो भी कंप्लेंट्स कर रहे हैं। अब डीएसए जो है वो प्रपोज किया है कि रेंज ऑफ कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग कंटेंट मॉडरेशन मेजर्स, ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन एंड डेटा प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट। बोथ अगर दोनों लॉज की अगर बात करें तो दोनों सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड कंटेंट रेगुलेशन एंड को रेगुलेटरी अप्रोच। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिजिटल सर्विसेज एक्ट। नेक्स्ट कम टू क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट। तो 3 क्रिमिनल लॉज है, आपको पता है, आईपीसी, एक है हमारा सीआरपीसी और एक है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। तो तीनों का नाम अभी गवर्नमेंट ने चेंज किया है। तो प्रेसिडेंट ने अभी असेंट दिया है 3 सिग्निफिकेंट बिल्स को कंट्रीज के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला है भारतीय न्याय संहिता 2023। तो ये हमारे कौन से एक्ट को रिप्लेस करे, कौन से कोड को रिप्लेस करेगा? इट रिप्लेसेस द इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860। तो याद रखिएगा, भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है ये हमारे इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करेगा जो कि प्रिंसिपल लॉ है ऑन क्रिमिनल ऑफेंसेस इन इंडिया। अब व्हाट इज द बैकग्राउंड एंड व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आईपीसी जो है 1860 में लाया गया, पार्लियामेंट्री चार्टर्स एंड एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेशन, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सारी चीज़ों के लिए। ड्राफ्ट जो है पीनल कोड का 1837 में थॉमस बबिंगटन मैकॉले लेकर आए थे। इफेक्ट जो है 1857 रिवेलियन का, उसके कारण जो है जो इफेक्ट हुआ 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसके कारण जो है आईपीसी इस्टेब्लिश किया गया 1860 में। और पोस्ट एनेक्टमेंट ऑफ आईपीसी अगर बात करें तो बहुत सारे लॉ कमीशन से रिकमेंड किया कि जितने भी जो आईपीसी है उसमें अमेंडमेंट्स लाइए ऑन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन, फूड एडल्ट्रेशन एंड डेथ पेनल्टी एटसेट्रा। ओके, सो व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता? हमने आईपीसी के बारे में देख लिया, आईपीसी कैसे कैसे बना हमारा, बट ये आईपीसी को रिप्लेस करे तो इसके क्या प्रोविजंस है वो देख लेते हैं। तो इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम कम्युनिटी सर्विस जो है एक टाइप का पनिशमेंट जो है जोड़ा गया फॉर पिटी ऑफेंसेस। इन्होंने थ्रेशोल्ड जो है गैंग रेप का वो 16 से 18 साल इंक्रीज कर दिया, पहले 16 साल था अब 18 साल हो गया है। एक्ट जो है क्रिमिनलाइज करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर विमेन के साथ कर रहे हो बाय डिसाइटिव फुल मीन्स और मेकिंग फॉल प्रोमिसेस। ये जो हो ऑफेंसेस जो है सिडिशन के उसको रिमूव करता है, इंस्टीड पेनलाइजिंग द फॉलोइंग। सबसे पहली चीज़ क्या पेनलाइज करता है? आर्म्ड रिवेलियन, सर्वेसिव एक्टिविटीज़ और एक्साइट सेसेशन। तो ये सारी चीज़ों को मना करता है। सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ अगर आप एनकरेज कर रहे हो तो इनको भी
मना कर सकता है। और सॉवरेनिटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी अगर इंडिया की इफेक्ट हो रही है तो उनमें भी ये केस जो है पेनलाइज करता है। नेक्स्ट इन्होंने सिडिशन का पार्ट तो हटा दिया पर बाकी चीज़ें इन्होंने जोड़ दी। फिर इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन किया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है? एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी होती है जैसे कि किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लैंड ग्रैबिंग एटसेट्रा। तो दीज आर कम्स अंडर द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इन्होंने डिफाइन किया है। मर्डर और ग्रीवेंस हर्ट बाय अ ग्रुप ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ, हर मेंबर इस ग्रुप का पनिश किया जाएगा विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन, और इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years और फाइन फॉर ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, तो दीज आर ऑल द की प्रोविजंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। और ये किसको रिप्लेस कर रहा है? इंडियन पीनल कोड को। नेक्स्ट अगर बात करें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये CRPC के लिए है। तो ये जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस करेगा, 1973 का है, जो कि हमको क्या प्रोवाइड करता है? प्रोसीजर फॉर अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन, बेल अंडर वेरियस एक्ट। अब CRPC की अगर बात करें बैकग्राउंड की, तो CRPC फर्स्ट एनैक्ट हुआ था 1861 में अंडर द ब्रिटिश रूल। लेटर इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए 1872, 1882 में। ठीक है, फिर उसके बाद 1898, 1923, 1955। CRPC 1973 की अगर बात करें तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इनकी अपनी 41st रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि सिग्निफिकेंट रिवीजन करिए आप कोड का, विच लेड टू क्रिएशन ऑफ CRPC 1973। अब व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? अब सबसे पहले डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स, जो अंडर ट्रायल्स है उनका डिटेंशन कैसे करना है। तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जिन्होंने 1/3 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड इम्प्रिजनमेंट का कंप्लीट कर लिया है, जिनको जेल हुई थी, तो 1/3 पीरियड अगर उन्होंने कंप्लीट कर लिया तो उनको रिलीज किया जाएगा ऑन बॉन्ड। इफ एन एक्यूज्ड अगर हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड इम्प्रिजनमेंट का कंप्लीट कर लिए हैं तो उनको जो है कोर्ट जो है बेल पे रिलीज कर सकती है। और ये उन केसेस पे अप्लाई नहीं होगा, उन ऑफेंसेस पे अप्लाई नहीं होगा जिनको डेथ सेंटेंस दिया गया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, और पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग इन मोर देन 1 ऑफेंस। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है रिक्वेस्ट कर सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन एक्यूज्ड का सर्टेन केसेस में। फिर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो मैंडेटरी है ऑफेंसेस के लिए जो कि पनिशेबल है 7 ईयर से ज़्यादा के लिए, एटलीस्ट 7 ईयर्स तक जो पनिशेबल है तो उनके लिए आपको मैंडेटरी है कि आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करें। स्पेसिमेन की बात करें तो ये एम्पावर करते हैं मजिस्ट्रेट को कि वो किसी भी पर्सन को ऑर्डर कर सकते हैं कि सिग्नेचर्स आप लीजिए, हैंड राइटिंग लीजिए, फिंगर इंप्रेशन लीजिए, वॉइस सैम्पल्स लीजिए। फिर टाइमलाइंस फॉर प्रोसीजर की बात करें, फॉर इंस्टेंस सबमिशन जो है मेडिकल रिपोर्ट्स का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जजमेंट के लिए, इन्फॉर्मिंग द विक्टिम ऑफ progress of investigation and framing the charges। तो these are all about the criminal procedure code जो कि रिप्लेस हुआ है बाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। नेक्स्ट आते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये जो है रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। तो याद रखिएगा किसको रिप्लेस करेगा? इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, जो कि हमारे एविडेंस जो है एज अ कोर्ट में जो हम एविडेंस पेश करते हैं फॉर क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए, उनके लिए। अब व्हाट इज द बैकग्राउंड? तो इन द एविडेंस एक्ट जो है वो 1872 में आया था, जो कि हमारे एविडेंस से रिलेटेड जितने भी लॉस है उनको कोडिफाई करने के लिए। तो व्हाट आर द की प्रोविजन इन दिस भारतीय साक्ष्य अधिनियम? तो एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स एज एन एविडेंस, तो आप डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी एज एन एविडेंस मान सकते हैं। अलाउड ओरल एविडेंस, तो जो भी स्टेटमेंट है आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर द कोर्ट्स, और ये जो है इलेक्ट्रॉनिकली भी रिकॉर्ड हो सकता है। जॉइंट ट्रायल्स की बात करें तो जॉइंट ट्रायल का मतलब होता है कि जितने जो पर्सन है जो मतलब एक 3-4 पर्सन है, अगर उन्होंने सेम ऑफेंस का कंडक्ट किया है, सेम ऑफेंस किया है, तो उनके लिए जॉइंट ट्रायल्स भी किया जा सकता है। द एक्ट एट्स द ट्रायल ऑफ मल्टीपल पर्सन वेयर एन एक्यूज्ड हैज एब्सकॉन्डेड एंड हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू एन अरेस्ट वारंट एंड ट्रीटेड एज जॉइंट ट्रायल्स। तो जॉइंट ट्रायल्स का भी एक कॉन्सेप्ट लाया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो 3 एक्ट को रिप्लेस किया गया है बाय द डिफरेंट नेम्स: इंडियन एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड द इंडियन पीनल कोड। नेक्स्ट आते हैं स्पेशल एंड लोकल लॉज की अगर बात करें तो रिसेंटली बिल को टेबल मतलब जितने भी बिल्स हैं ये लाते हुए क्रिमिनल लॉज के लिए उन्होंने केप्ट किया स्पेशल एंड लोकल लॉज अवे फ्रॉम ऑनगोइंग रिफॉर्म प्रोसेस। अब कॉग्निजेबल क्राइम्स क्या क्या होते हैं? कॉग्निजेबल क्राइम्स जो है वो बहुत सारे कैटेगरीज में हम डिफाइन कर सकते हैं, या तो वो इंडियन पीनल कोड के अंदर आएंगे या स्पेशल एंड लोकल लॉज के अंदर आएंगे। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट के वो अरेस्ट कर सकता है
पर्सन को। अब स्पेशल एंड लोकल लॉज की बात करें तो स्पेशल लॉ वो लॉ होता है जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लागू हो, जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट। लोकल लॉ वो होता है जो सिर्फ उसी एरिया पे लागू हो। फॉर एग्जाम्पल अगर महाराष्ट्र में लागू हो रहा है तो महाराष्ट्र में ही लागू हो पर्टिकुलर एरिया में, तो वो जो है हमारा स्पेशल और लोकल लॉज होता है। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 लॉज। नेक्स्ट आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 2023। तो रिसेंटली एक्ट को अमेंड किया गया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 को। ठीक है, तो व्हाट आर द बैकग्राउंड, क्या था बैकग्राउंड, पहले क्या था एक्ट में। तो की फीचर्स अगर बात करें 1969 के एक्ट की, तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। चीफ रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार एंड रजिस्ट्रार भी अपॉइंट किया जाएगा बाय इन एवरी स्टेट ऑफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो है रजिस्ट्रार जो है वो हमारे बर्थ और डेथ से रिलेटेड डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ बर्थ एंड डेथ अकरिंग इन द हाउस, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द हेड ऑफ द हाउस, जो कि पेरेंट हो गए, एंड इन हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल ऑफिसर्स जो रिस्पॉन्ड वो जो है इंचार्ज होते हैं कि वो जो है डेथ और बर्थ जो है रिकॉर्ड करें। बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो ऑब्टेन किया जाएगा विदाउट द नेम ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो वो 1969 के एक्ट में दिया था कि बिना नेम ऑफ द चाइल्ड के भी आप बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है बर्थ और डेथ का वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो याद रखेगा सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकती है। अब एक्ट जो है जब से बना था तब से कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ था, तो इसलिए जो है अभी एक्ट में कुछ चेंजेस लाए गए हैं। तो पहला है डेटाबेस ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो इन्होंने बोला है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल डेटाबेस मेंटेन करेंगे बर्थ और डेथ का, और चीफ रजिस्टर और रजिस्टर्स जो है वो ऑब्लिगेटेड है कि वो अपना जो डेटा है बर्थ और डेथ का वो शेयर करें विद द नेशनल डेटाबेस। अब चीफ रजिस्ट्रार जो है वो सिमिलर डेटाबेस मेंटेन करेंगे एट द स्टेट लेवल। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट। डिजिटल रजिस्ट्रेशन आपको करना है, इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर करना है सर्टिफिकेट डेथ और बर्थ का, डेथ और बर्थ का। लिंकिंग विद आधार, आधार के साथ लिंक करना है टू कलेक्ट आधार नंबर ऑफ पेरेंट्स एंड इन्फॉर्मेंट्स इन केस ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन। डेटाबेस को कनेक्ट करना है। ये एक्ट ने बोला कि जो भी नेशनल डेटाबेस है वो अवेलेबल होना चाहिए अदर अथॉरिटीज़ के लिए, कि वो कुछ भी चीज़ें प्रिपेयर कर सके, जैसे कि पॉपुलेशन रजिस्टर, इलेक्टोरल रोल्स, राशन कार्ड एक्सेट्रा। अपील प्रोसेस की बात करें तो कोई भी पर्सन किसी एक्शन से अगर रजिस्ट्रार जनरल और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से परेशान है तो अपील कर सकता है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और चीफ रजिस्ट्रार में रिस्पेक्टिवली विद इन 30 डेज के अंदर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ एक्ट 2023। नेक्स्ट आते हैं प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023। तो प्रेसिडेंट ने अभी एसेट दे दिया तो ये एक्ट बन गया है, और बहुत सारे जो हमारे कॉलोनियल लॉज थे, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, उसको रिपील किया है। अब बैकग्राउंड की अगर बात करें, जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट था 1867 का, उसकी बात करें तो सबसे पहले आया था सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 में, लॉर्ड वेलेस्ले लेकर आए थे। और इन्होंने बोला था जो फ्रेंच गवर्नमेंट, आपको पता है उस टाइम फ्रेंच और हमारे जो फ्रेंच गवर्नमेंट है और जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही थी, तो फ्रेंच इन्वेजन ना हो इंडिया का, उसको साइलेंस करने के लिए सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लाया गया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। फिर लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 1823 का जॉन्स एडम लेकर आए थे। उन्होंने बोला था कि जो प्रेस है वो बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं वर्क करेंगे, और राजा राम मोहन रॉय की मिरातुल अकबर जो बुक है वो इसी कारण सीज हुई थी। फिर प्रेस एक्ट ऑफ 1835 आया था, मेटेकल्फ लेकर आए थे, जिनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोला जाता है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिबरेट की थी, बहुत सारा जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटाए थे, और एज अ कॉन्सिक्वेंस इंडियन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था 1835 और 1857 में। फिर लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1857 का, जहाँ पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कर्ब करने के लिए ये लाया गया था। फिर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 जॉन लॉरेंस लेकर आए थे, और उन्होंने बोल दिया था कि ये मैंडेटरी है कि नेम जो है पब्लिशर, प्रिंटर का, पब्लिशर का, और प्लेस जो है पब्लिकेशन का वो पब्लिश करेंगे न्यूज़पेपर वाले। फर्दर अमेंडमेंट्स की बात करें तो 1870 में और 1983 में अमेंडमेंट्स किए गए, बट वो जो है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रोसेस रहा, कम्बरसम प्रोसेस रहा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहा। सो व्हाट इज़ द की प्रोविजन ऑफ अभी के एक्ट में क्या की प्रोविजन है? तो पहला है रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स। तो पीरियोडिकल्स में बुक इंक्लूड नहीं होगी, साइंटिफिक और एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूड नहीं होंगे। तो याद रखेगा पीरियोडिकल्स को रजिस्टर करना है, पर इसमें बुक्स हमारे साइंटिफिक और एकेडमिक जर्नल्स नहीं आते। फॉरेन पीरियोडिकल्स की बात करें तो फेल्सीमाइल्स का मतलब होता है कि आप जो है ओरिजिनल का एग्जैक्ट रिप्रोड्यूस कर रहे हो, एग्जैक्ट आप ओरिजिनल का बता रहे हो। तो फेल्सीमाइल ऑफ फॉरेन पीरियोडिकल्स में भी प्रिंटेड इंडिया में आप प्रिंट कर सकते हो, ओनली विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस, ये जो है बोला है कि पब्लिशर्स जो है
पीरियोडिकल्स के, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करेंगे बाय फाइलिंग अ ऑनलाइन एप्लीकेशन विद प्रेस रजिस्ट्रार जनरल एंड स्पेसिफाइड लोकल अथॉरिटी। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, तो ये अलाउ करता है कि इंफॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग प्रिंटिंग प्रेस वो सबमिट किया जाएगा थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। पेनल्टीज़ अगर बात करें तो इन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है कॉलोनियल एरा स्टैचूज को बाय रिप्लेसिंग जीएल टर्म्स विद फाइंस। कैंसलिंग रजिस्ट्रेशन, तो पीआरपी एक्ट 2023 ने एम्पावर किया कि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल है वो सस्पेंड कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं किसी का भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और ऑल्सो अ पर्सन जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहा है जो कि हमारी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को हार्म कर रही है, उनको भी कर सकते हैं एंड विल नॉट बी अलाउड टू पब्लिश अ पीरियोडिकल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेस रेगुलेशन पीरियोडिकल्स एक्ट 2023। नेक्स्ट आते हैं टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम बिल 2023 को एसेंट दे दिया गया है, और जो कि 130 ईयर ओल्ड इंडियन टेलीग्राफ एक्ट था उसको ख़त्म करेगा, उसको रिप्लेस करेंगे। एक्ट जो है क्या रिप्लेस करेंगे, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 एंड टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल प्रोफेशन एक्ट 1950। ये जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी अमेंड करेंगे जो कि 1997 का है। अब व्हाट आर द की प्रोविजंस, तो टेलीकम्युनिकेशन की अगर बात करें तो आपको पता है टेलीकम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे स्पेक्ट्रम एलोकेशंस वगैरह होते हैं। तो असाइनमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो स्पेक्ट्रम एलोकेशन जो है वो ऑक्शन के थ्रू आपको किया जाएगा। ऑक्शन मतलब बोली लगानी पड़ेगी, एंड फॉर स्पेसिफाइड यूजेस ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। अब स्पेसिफाइड पर्पस कैसे है, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, ट्रांसपोर्ट एंड सैटेलाइट सर्विसेज। फॉर द फर्स्ट टाइम अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन भी किया जाएगा स्पेक्ट्रम का फॉर द सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन लाइन विद ग्लोबल नॉर्म्स। अपॉइंटमेंट ऑफ तरई, तो तरई एक्ट जो है अमेंड किया गया है जहाँ पे इंडिविजुअल्स को अलाउ किया गया है कि एटलीस्ट 30 ईयर्स आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए चेयरपर्सन सर्व करने के लिए, एंड एटलीस्ट 25 ईयर्स पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंबर्स के लिए। एडजुडिकेशन प्रोसेस की बात करें तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया है जो ये इंक्वायरीज कंडक्ट करेगा अगेंस्ट सिविल ऑफेंसेस, और इनकी जो अपील है वो किस में लाई होगी, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल में विद इन 30 डेज़ के अंदर। फिर आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ यूज़र। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है कि जो भी यूज़र्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उनके लिए मेजर्स लेना है। फॉर एग्जाम्पल प्रायर कंसेंट लेना है स्पेसिफाइड मैसेजेस के लिए, डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर का क्रिएट करना है, यूज़र्स को अलाउ करना है कि मालवेयर और स्पेसिफाइड मैसेज को रिपोर्ट करें। नेक्स्ट राइट ऑफ वे, एंटिटीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही हैं वो राइट ऑफ वे लेंगी ओवर पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। फिर पावर ऑफ इंसेप्शन एंड सर्च की बात करें तो मैसेज जो भी इंटरसेप्ट किया जा रहा है, जो मतलब आप देख रहे हो मॉनिटर किया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है ऑन सर्टेन ग्राउंड इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर एंड प्रिवेंशन ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। फिर आते हैं ऑथराइजेशन फॉर टेलीकॉम रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो प्रायर ऑथराइजेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, न्यू टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को बढ़ाने के लिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है इसके अंदर नहीं आएंगे, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को जो है उनका रेगुलेशन जो है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट से बाहर रखा गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अदर प्रोविजंस की बात करें तो डिजिटल भारत निधि, तो बिल ने अभी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो था उसका नाम चेंज करके डिजिटल भारत निधि रख दिया है, और ये जो डिजिटल भारत निधि है इसको अलाउ किया है कि ये रिसर्च और डेवलपमेंट करे टेलीकॉम सेक्टर में। फिर ट्रस्टेड सोर्सेज रिजीम की बात करें, वाइल केम इनटू बीइंग आफ्टर 2020 इंडो चाइनीज बॉर्डर स्किर्मिशेस टू स्टॉप इंपोर्ट्स ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट फ्रॉम हॉस्टाइल नेशन इज़ नाउ पार्ट ऑफ लॉ। तो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स जो हैं आप हॉस्टाइल नेशन से नहीं ले सकते। सो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ टेलीकॉम कम्युनिकेशन एक्ट 2023। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेट शटडाउन। एज पर द रीसेंट रिपोर्ट जो कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन एंड ह्यूमन राइट वॉच ने रिलीज़ की है, और मोस्ट ऑफ द इंटरनेट शटडाउन लास्ट 3 ईयर्स में प्रोटेस्ट को कम करने के लिए लिए गए हैं। अब इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया की बात करें तो इंटरनेट शटडाउन मतलब होता है कि आप इंटरनेट का रिस्ट्रिक्टेड यूजेज कर दें या पूरी तरह उसकी स्पीड स्लो कर दें या रिस्ट्रिक्ट कर दें सर्टेन कंटेंट को। करेंटली अगर बात करें तो जितना भी इंटरनेट शटडाउन होता है वो गवर्न बाय द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017 जो कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर आते हैं। 2017 रूल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि टेम्परेरी शटडाउन करना है हमको इंटरनेट टेलीकॉम सर्विसेज का इन अ रीजन ग्राउंड ऑफ इमरजेंसी है, बट 15 डेज के लिए ही कर सकते हो एक टाइम पे। लॉ जो है सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को एम्पावर करते हैं कि होम मिनिस्ट्री जो है और सेंटर और स्टेट लेवल से आप जो है परमिशन लेके शट डाउन कर सकते हैं। व्हाट आर द की गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में दिया था, तो
कोई भी ऑर्डर जो हमारे इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड कर रहे हैं वो इनडेफिनेटली टाइम के लिए नहीं सस्पेंड कर सकते, ये इम्परमिसेबल है अंडर द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017। अब सस्पेंशन जो है वो टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए ही बस होना चाहिए। कोई भी ऑर्डर जो इंटरनेट को सस्पेंड कर रहे हैं अंडर द सस्पेंशन रूल्स वो प्रोपोर्शनैलिटी जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करने चाहिए और नेसेसरी ड्यूरेशन से ज़्यादा जो है नहीं शट डाउन होने चाहिए। कोई भी ऑर्डर जो सस्पेंड कर रहे हैं इंटरनेट अंडर द सस्पेंशन रूल्स वो सब्जेक्ट है जुडिशियल रिव्यू के लिए। अब कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज वेल एज फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू इंटरनेट ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द शट डाउन, इंटरनेट शट डाउन। नेक्स्ट कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने नोटिफाई किया, कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं इस एक्ट में। तो इन्होंने बोला है कि जो भी ऑपरेशनल मैकेनिज्म है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीक्रिमिनलाइज प्रोविजन ऑफ केबल टेलीविजन नेटवर्क, एम क्या है कि जितने भी केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट है 1995 का वो बिजनेस फ्रेंडली बनाया जाए, कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाए और एज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाया जाए। सेक्शन जो है इस एक्ट का वो री एग्जामाइन किया गया है और उसको डीक्रिमिनलाइज किया है कि आप क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। इम्प्रिजनमेंट प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, इम्प्रिजनमेंट प्रोविजंस जो थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है मॉनेटरी प्रोविजन और नॉन मॉनेटरी मेजर्स के थ्रू। अब आते हैं एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 एक्ट जो है अभी पार्लियामेंट ने पास किया है कि जो भी टू मेक द एक्ट ऑफ टाउट पनिशेबल। एक्ट ऑफ टाउट, व्हाट इज टाउट? टाउट वो पर्सन होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल लीगल प्रैक्टिशनर्स है तो उनको पेमेंट देके वो जो है एज अ लीगल प्रैक्टिशनर्स एज ए एम्प्लॉयमेंट की तरह वर्क कर रहे हैं, तो एक्ट ऑफ टाउट को पनिशेबल बोला है। रिपील सर्टन प्रोविजंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879। व्हाट आर द प्रोविजन? यहाँ पे बोला है कि हर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है पब्लिश करेगा लिस्ट ऑफ टाउट्स और सच पर्सन जो भी लिस्ट ऑफ टाउट्स में आते हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे कोर्ट प्रेमाइसेस से, वो एंटर नहीं कर सकते। अब टाउट्स क्या होते हैं? टाउट्स रिफर टू अ पर्सन हु ईदर प्रपोजेस टू procure or procures the employment of legal practitioners in return of any payment। ओके, नेक्स्ट आते हैं कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। तो गवर्नमेंट ने अभी नोटिफाई किया है कमीशंस ऑफ इंक्वायरी अंडर कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952, जो कि इंसिडेंट्स जो था वायलेंस हुआ था मणिपुर में उसको इंक्वायर करने के लिए। और ये जो है एक्ट एम्पावर करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाइए जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो भी हमारे पब्लिक इंपॉर्टेंस डेफिनेट मैटर्स हैं उनको इंक्वायर कर पाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट की कि वो इंक्वायरी करें इन मैटर रिलेटेड टू एंट्रीज लिस्टेड इन लिस्ट 1 and list 2 of 7 schedule। 7 schedule is related to union, state list and concurrent list। और स्टेट गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है कमीशन फॉर एंट्रीज एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2 और लिस्ट 3 ऑफ शेड्यूल शेड्यूल हमारा 12 वगैरह, ठीक है। अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी हैज़ पावर ऑफ सिविल कोड। तो कमीशन के पास कैसी पावर है? सिविल कोड की। अब आते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी कुछ फॉरेन फंडिंग लाइसेंसेज जो है ऑफ केयर इंडिया के सस्पेंड किए हैं। अब FCRA जो है ये इमरजेंसी के टाइम पे लाया गया कि जो भी फॉरेन डोनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को कर रहे हो या किसी भी एसोसिएशन और इंडिविजुअल्स को कर रहे हो, ठीक है, तो उनका फंक्शंस को देखने के लिए ये 2010 में अमेंड किया गया है टू कंसोलिडेट द लॉ और यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड। और उन्होंने प्रोहिबिट किया कि कोई भी एक्टिविटीज़ जो नेशनल इंटरेस्ट को हार्म कर रही है उसके अगेंस्ट जो है फॉरेन फंड रिसीव नहीं करेंगे। अब लॉ जो है अमेंड हुआ 2020 में फिर से, और गवर्नमेंट ने टाइटर कंट्रोल बनाया और गवर्नमेंट ने बोला कि NGOs जो हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। अब आते हैं एनिमी प्रॉपर्टी। एनिमी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो एनिमी से जो एनिमी की प्रॉपर्टी है और एनिमी की प्रॉपर्टी जो है किसी और को दे दी गई हो। तो एनिमी प्रॉपर्टी रिफर्स टू प्रॉपर्टी और एसेट्स हेल्ड और मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ एनिमी, एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी कंपनी। कोई भी एनिमी कंपनी है, एनिमी सब्जेक्ट है या एनिमी पर्सन है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कोई और पर्सन हेल्ड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ दिस, दैट इज कॉल्ड एज एनिमी प्रॉपर्टी। अब एनिमी एंड एनिमी सब्जेक्ट, एनिमी फर्म्स मीन्स कोई भी पर्सन या कंट्री हो सकता है जो कि एनिमी हो अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1962, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1971 एंड डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1971। अब इन जो प्रॉपर्टीज़ है इनको एडमिनिस्टर कौन करेगा? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू एडमिनिस्टर होगी। और कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज़ इन इंडिया जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये हमारी एनिमी प्रॉपर्टी को मैनेज और प्रिजर्व करेंगे। इन 2017 अगर बात करें तो एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट को एनैक्ट किया गया और उन्होंने बोला कि एनिमी प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्रॉम एनिमी टू अदर पर्सन ऑल्सो। ओके, सो एनिमी प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो एनिमी से अदर पर्सन में। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉज एंड रेगुलेशंस। आई विल स्टार्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटरी बॉडी टुमारो। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।